नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पे। दशमलव संख्याओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उस चैप्टर का ये आज का क्लास लास्ट क्लास है। आज के क्लास में दशमलव संख्याओं का मानक रूप क्या होता है ये समझाऊंगा मैं, बेसिक से भी बताऊँगा और इसका आसान ट्रिक क्या होगा, एकदम चुटकियों में आंसर कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में भी बात करूँगा। फिर इसके बाद आपके पास जो अवरोही क्रम और आरोही क्रम पे आधारित प्रश्न है, सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है अवरोही और आरोही क्रम वाली संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए करके, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते जाइएगा क्लास को अंतिम तक। आज का क्लास इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, ध्यान से देखते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक जरूर करना ताकि वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और 1 बाय 1 चीज़ें चलते जा रहा है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखा है तो मैं नंबर सिस्टम से चालू किया था क्लास, वहाँ से आप देखना चालू कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल मिल जाएगा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के नाम से प्लेलिस्ट। वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत सीक्वेंस से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखें आगे के प्रश्न। देखें दशमलव संख्याओं का मानक रूप लिखा है। हेडिंग अपने पास क्या है, मानक रूप, और ये अपने पास प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि दशमलव संख्या का मानक रूप एक्चुअल में होता क्या है। देखें, अगर आप कोई संख्या को a गुना 10 का घात n के रूप में अगर लिख पा रहे हो तो वो संख्या क्या कहलाता है, दशमलव संख्या ना। कोई दशमलव संख्या को इस रूप में लिख पा रहे हो तो वो दशमलव संख्या क्या कहलाएगा, उसका मानक रूप कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, a का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, और 10 से क्या होना चाहिए, छोटा। ठीक है। अच्छा, a का मान 0 से बड़ा बोलने का मतलब 0 आगे बढ़ सकता है ये, या ये बोले डायरेक्ट कि 1 से लेके 9 तक रहना चाहिए। 1.2, 1.3 ऐसे भी रह सकता है, या 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 8 रह सकता है, 9 रह सकता है, या 7.5 के रूप में रह सकता है। बोलने का मतलब a का मान किसके बीच में रहना चाहिए, 1 और 10 के बीच में। अब सुने, अगर मैं लिख रहा हूँ 8.5 गुना 10 का घात 8, अगर मैं लिखा 7.3 गुना 10 का घात -6, अगर मैं लिखा 73.8 इंटू 10 टू द पावर -5, कुछ भी ना, -5 ले लें, +5 ले लें, आपका मन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 243.7 इंटू 10 टू द पावर 3 ले लेता हूँ मैं। अब ये 4 उदाहरण लिया मैं, तो इन चारों उदाहरण में मानक रूप कौन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये दोनों मानक रूप नहीं है। अब क्यों नहीं है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मानक रूप का एक्चुअल में क्या होता है, 10 का कितना भी घात है वो तो ऑपरेशन हम लोग करेंगे, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो उसके अनुसार ये 10 का 7 बनने वाला है कि -6 बनने वाला है कि -5 की घात का 7 क्या बनने वाला है, वो सब आते जाएगा। मेन अपना फोकस रखना है कि दशमलव वाला जो संख्या है वो आपके पास सिर्फ एक अंक के बाद ही क्या आना चाहिए, दशमलव। जैसे कि ये क्या है, मानक रूप है। 8 के जस्ट बाद क्या आया, दशमलव, ये भी मानक रूप है। 7 के जस्ट बाद क्या दिख रहा है आपको, दशमलव। लेकिन ये मानक रूप नहीं है क्योंकि 7 के बाद तुरंत दशमलव नहीं मिला अपने को, 73 के बाद मिल रहा है, मतलब कि 2 अंकों के बाद। मानक रूप क्या होता है, आपको 1 अंकों के बाद मिलना चाहिए दशमलव। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अब इसको मानक रूप नहीं बनाया जा सकता। मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करके इस दशमलव को लेफ्ट तरफ खसका सकता हूँ, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, मानक रूप बनेगा। और चूंकि इस दशमलव को लेफ्ट तरफ खसकाऊंगा तो इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, मतलब कि इधर ना कुछ हड़बड़ी मचने वाला है। फिर वैसे इस दशमलव को कहाँ पे लाना है, अगर मेरे को 2 और 4 के बीच में, तो ये 10 का घात 3 चेंज होकर और कुछ ना कुछ बनेगा। 10 का घात 5 बन सकता है, 10 का घात 1 बन सकता है, वो गणित के नियमों के अनुसार देखते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है मैं क्या समझा रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं प्रश्न को हल करने बैठता हूँ। देखें प्रश्न का सॉल्यूशन, प्रश्नों को देखते हैं अब। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न क्या लिखा है, पहला प्रश्न है अपने पास 0.0045 को अपने को क्या करना है, मानक रूप में चेंज करना है। मेरे को पता है कि इसको मानक रूप में चेंज करूं तो 4 के बाद दशमलव लगना चाहिए, अर्थात 4.5 के रूप में होना चाहिए चीज़ें। ठीक है,
पहले मैं बेसिक सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका। 4.5 के रूप में लाना है, इस बात को दिमाग में रखें। वैसे अगर 78.9 है उसमें क्या करना है, मेरे को 7 पॉइंट करके चाहिए। इसमें मेरे को क्या चाहिए, 5 पॉइंट करके चाहिए। इसमें आपके पास 9 पॉइंट करके चाहिए। इस बात को ध्यान रखे रहना। इसका बेसिक सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। अगर मैं 0.0045 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 45 डिवाइडेड बाई दशमलव के बाद कितना अंक दिख रहा है, 1 2 3 4, तो इसके नीचे में आएगा 4 शून्य वाला संख्या कौन सा, 10,000। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो मेरे को चाहिए क्या, 4.5 के रूप में। अब अपने को पता है कि दशमलव के बाद सिर्फ यहाँ पे क्या आने वाला है, 1 अंक। तो भाग किससे लगाना है आपको, 10 से। तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ नीचे वाले को, 45/10 गुना 1000 में। ठीक है, अब अगर मैं इसको हल किया 45/10 को, तो ये क्या देने वाला है, 4.5। ठीक है, अब देखो नीचे में क्या चल रहा है आपके पास, 1000। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 का घात 3, और ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 का घात -3। मतलब कि 0.0045 का मानक रूप क्या हुआ, 4.5 × 10⁻³ अभी बेसिक सॉल्यूशन किया हूँ मैं, ट्रिक इसका बताता हूँ थोड़ी देर में। और सेकंड क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन करता हूँ एक बार। सेकंड से पहले मैं थर्ड का कर देता हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ बोल सकता हूँ मैं सेकंड से। तो थर्ड वाले के लिए 0.0056 है यहाँ पे। अब मेरे को 5 दशमलव करके चाहिए ना, तो एक काम किया जाए, पहले तो इसको नॉर्मल हल किया जाए। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 56 दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 है, मतलब कि 5 शून्य वाले संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख से भाग देना पड़ेगा। अब मेरे को क्या करना है, 5.6 के रूप में जाना है ना, 5.6 के रूप में, अर्थात 56 को मेरे को किससे भाग लगाना चाहिए, 10 से भाग लगाना चाहिए, तभी तो 5.6 बनेगा। अब अगर ये इसको मैं भाग लगाया तो ये बन जाएगा अपने पास 5.6। चूँकि नीचे में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 बचा नीचे में। अब वो अगर ऊपर जाएगा, 1000 बोलने का मतलब 10 का घात 4 है। अब वो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, घातांक के नियम के अनुसार 10 का घात -4। तो ये हो गया अपना मानक रूप। अब ये तो था बेसिक सॉल्यूशन। अब इसका ट्रिक देखें, और हर प्रश्नों को आप ट्रिक से बनाएंगे। तो ट्रिक के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुने एक ठो बात। ये आपके पास क्या होता है, एक संख्या रेखा होता है, ये क्या है, 0, और इधर के वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव में। ये संख्या रेखा, इधर के वैल्यू क्या होते हैं, नेगेटिव में। अब सुने ध्यान से, दशमलव को अगर मेरे को खसकाने का ज़रूरत पड़ेगा लेफ़्ट साइड, तो भले संख्या रेखा में माइनस है, इधर आपको 10 का घात क्या लगाते जाना है, प्लस लगाते जाना है। अगर दशमलव को लेफ़्ट खसकाया तो प्लस लगाना पड़ेगा मेरे को, और दशमलव को अगर मैं राइट खसकाऊंगा तो मेरे को माइनस लगाने की ज़रूरत है। इस बात को ध्यान रखें। अब ट्रिक के माध्यम से सुने प्रश्न का आंसर, 0.0045। देखो दशमलव मेरे को कहाँ पे चाहिए, 4 और 5 के बीच में। तो दशमलव को कितना स्थान खसकाना पड़ेगा, 1 2 3 स्थान ही तो खसकाऊंगा, 4 के बाद चाहिए ना, 3 स्थान खसकाना है। और किधर खसका रहा हूँ मैं, राइट साइड। तो 4.5 तो लिख दिया मैं आंसर इसका। अब गुना करके 10 का घात मेरे को क्या करना है, तो भाई मैं राइट साइड कितना स्थान खसकाया, उसको 3 स्थान खसकाया। और राइट साइड जब खसकाया जाता है तो 10 का घात क्या करना है आपको, माइनस कितना स्थान आगे खसकाए, तो 3 स्थान, इसलिए 10 का घात -3। ये ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट। ठीक है, 78.9 को देखना, लेफ्ट साइड खसकाना है इस बार, और कितना स्थान, पॉइंट कहाँ पे आ जाना चाहिए, 7 और 8 के बीच में, मतलब कि 1 स्थान खसकाना है। तो ये हो गया 7.89 हो गया गुना। अब देखो लेफ्ट तरफ खसकाए हो तो 10 का घात क्या आएगा, एक बार खसकाए हो तो 10 का घात क्या आएगा, 1। ठीक है, तुरंत हल हो रहा है। ये बेसिक आपको करने की ज़रूरत नहीं, कल के समय में अगर भूल गए तो मैं बेसिक बता दिया आपको, लेकिन प्रश्न को हमेशा इस ट्रिक से ही करें। अब ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, एक्चुअल में ये बेसिक से ही निकला हुआ है। अब बेसिक का ये निचोड़ है, इसलिए आप हमेशा इसको ट्रिक के रूप में ही दिमाग में डालें। इसको देखें, दशमलव को 1 2 3 4 स्थान के बाद लगाना है, इसलिए मुंह उठा के आप लिखे 5.6 पहले। फिर राइट साइड में खसकाना है, कितना स्थान, 4 स्थान, और राइट में खसकाया जाता है तो नेगेटिव किया जाता है, तो 10 का घात -4। ठीक है, ये भी प्रश्न। तो ये 5.6 गुना -4 इसका हुआ, 7.89
गुना 10 का घात 1 ये हो गया, 4.5 गुना 10 का घात -3, ए ऑप्शन इसका हो गया। चौथे के लिए देखें, देखो मेरे को पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पॉइंट के बाद देखना 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव किसके बाद चाहिए, 9 के बाद चाहिए ना, 9 दशमलव के रूप में 7 स्थान आगे ले जाना पड़ेगा आपको। अब किधर राइट साइड ले रहे हो तो ये सिर्फ क्या लिखा रहता, ये सिर्फ लिखा रहता 9 दशमलव कुछ नहीं लिखा है आगे, मतलब कि 9.0, 9.0 मतलब कि 9। अब कितना स्थान आगे ले गए आप, तो 7 स्थान आगे ले गए, तो 9 गुना 10 का घात -7 प्रश्न का उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इस ट्रिक के माध्यम से ही हम लोग आगे के प्रश्नों को और हल करते हैं। चले इन प्रश्नों को देखें। 0.0000 5 बार 0 है, फिर 57 है, इसका मानक रूप, इसका मानक रूप 5 के बाद क्या चाहिए आपको, दशमलव। ठीक है, बिल्कुल पेन चलाने का ज़रूरत नहीं। दशमलव को कितना स्थान राइट साइड ले जा रहे हो इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 के बाद लगाना है। अब राइट साइड ले जा रहे हो तो 5.7 तो आएगा, सभी जगह 5.7 लिखा है। कितना स्थान आगे खसका है, 6 स्थान, 3 2 5 और 1 6, तो आंसर है आपके पास 5.6 गुना 10 का घात -6, क्योंकि राइट साइड खसका है इसलिए 10 का घात माइनस। छठवां प्रश्न देखें, देखो अब यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, 0.04 इंटू 0.0162 अलग अलग दिया है, तो पहले इसको एक वैल्यू बनाएं। क्वेश्चन छठवां में अगर मैं एक वैल्यू के रूप में चलूँ तो 4 का गुना करना चाहिए 162 से, और जैसे आपको बेसिक बताया गया दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 4 अंक, टोटल आंसर में दशमलव के बाद 6 अंक आएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 बना, 4 छके 24 हासिल 2, फिर 4 एकम 4 और हासिल 2 करके 6 हो गया। ठीक है, क्या बोले, 4 दूनी 8, 4 छके 24, 2 बचा, 4 एकम 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6। ये हुआ किसका आंसर आपके पास 648 जो आया है वो किसका आया, 4 गुना 162 का। टोटल दशमलव के बाद कितना अंक लगने वाला है, 6 अंक, तो 3 अंक तो यही हो गया। तो 6 अंक के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अर्थात 0.648 इसका सॉल्यूशन है। लेकिन अब इसको मेरे को क्या करना है मानक रूप में। अब मेरे को पता है कि दशमलव को कितना स्थान यहाँ पे लाना है ना, तो 1 2 3 4 स्थान राइट साइड ले जाना पड़ेगा, अर्थात 6.48 हो गया। अब चूंकि आपने 4 स्थान राइट साइड ले गया है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 10 का घात -4, तो 6.48 इंटू 10⁻⁻4। एक और प्रश्न देखें, चले इस प्रश्न को देखें। इतना बड़ा वैल्यू लिखा है, आपको पूरा का पूरा पहले इसको क्या करना है, हल करना है। हल करने अगर बैठा जाए तो सुनेंगे ध्यान से। पहले दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, ऊपर में 7 नीचे में 5। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक आएगा पूरा हल करने के बाद। इसमें कोई भी आपके पास इसमें क्या नहीं है, दशमलव नहीं है, इसलिए तो फिलहाल इसको कैसे सोचा जाए, सिर्फ क्या लिखाया है 24। एक काम किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7, इसको लिख देता हूँ मैं 24 गुना 10 का घात 7। इसको क्या सोचा जाए, 25/5 है, 25/5 है, तो यहाँ से सॉल्यूशन 5 पंचे 25, मैं दशमलव को हटा दिया ना लास्ट में, चूँकि इसमें दशमलव के बाद 7 अंक और इसमें 5 अंक, तो टोटल इनका सॉल्यूशन में दशमलव के बाद 2 अंक आने वाला है। तो 5 पंचे 25, अब 24 पंचे कितना हो गया, 120, 24 पंचे कितना हो गया, 24 पंचे 120, 7 शून्य और लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी ये आंसर नहीं है इस प्रश्न के लिए, अभी इसका सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, ताकि दशमलव के बाद क्या हो, 2 अंक। ठीक है, अब अच्छा क्यों हुआ 2 अंक, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 7 अंक और यहाँ पे दशमलव के बाद 5 अंक था, इसलिए। अब इसका आंसर क्या बन रहा है, ये इतने शून्य को ध्यान दें, इतने शून्य 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको लिखा जा सकता है 12 गुना 10 का घात 6। अभी ये मानक सॉल्यूशन नहीं है, आपको दशमलव कहाँ पे चाहिए, 1 दशमलव करके। ठीक है, मतलब कि ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, 12 को लिखा जा सकता था 12.0 गुना 10 का घात 6। ठीक है, अब देखो दशमलव को मेरे को कहाँ पे ले जाना है, 1 दशमलव के रूप में, तो दशमलव को लेफ्ट तरफ खसकाना है, इसलिए कितना बार खसकाना पड़ेगा, तो 1 बार,
तो 1.2 एक अंक के लेफ्ट में ही, तो इसलिए ये क्या बन गया 10 का घात 1.20। अब 2 शून्य लास्ट में लगे तो शून्य का मतलब नहीं। अब 10 का घात 6 है ये, चूँकि लेफ्ट तरफ खसका हो तो एक घात और जुड़ जाएगा, अर्थात प्रश्न का उत्तर हुआ 1.2 गुना 10 का घात 7। ऑप्शन नंबर ए सही है प्रश्न के लिए। अब मैं आगे के टाइप में चलता हूँ। अब आगे के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं संख्याओं के, दशमलव संख्याओं के आरोही व अवरोही क्रम से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आते हैं। प्रश्न सरल रहेंगे लेकिन ऑप्शन को देख के दिमाग घूम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को समझें। मैं चल रहा हूँ संख्या रेखा पे, ये मैं बनाया संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पे ये क्या होता है 0, फिर इसके बाद इधर का वैल्यू क्या होता है 1 2 3 ऐसे करके पॉजिटिव रहता है, जबकि लेफ्ट तरफ का वैल्यू क्या होता है माइनस में होता है -1 -2 -3। अब ध्यान से सुनेंगे कि 2 बड़ा है किससे 1 से, ठीक है, 3 बड़ा है किससे 2 से, लेकिन -1 बड़ा है किससे -2 से। अर्थात माइनस में जो मान आपको बड़ा टाइप का दिखता रहता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है छोटा। जैसे कि मैं बोल लूँ -2.4 और -3.4। अब ये दिख रहा है 3.4 क्या बड़ा दिख रहा है, लेकिन चूंकि वह माइनस में है तो वो -2.4 से छोटा है, ठीक है। तो बड़ा कौन होगा -2.4। तो सिंपल सी बात, माइनस में जितना बड़ा वैल्यू टाइप का दिखता रहेगा वो एक्चुअल में क्या होता है छोटा वैल्यू। प्लस वाले में कोई समस्या नहीं है, प्लस वाला जो बड़ा दिखेगा वही बड़ा है। अब एक और बात, 0.2 0.02 0.00002 लिख दिया मैं, या पहले 0.00 में चलें, ठीक है, फिर ये 000 लिख दिया मैं। अब देखें दशमलव के बाद ये क्या है 2 है, ये लास्ट वाले को देखेंगे दशमलव के बाद 4 अंक दिख रहा है इसमें। अब इनमें छोटा बड़ा अगर आपको पहचानना है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक काम कर लें, दशमलव के बाद ये 4 अंक है तो इसको भी क्या करें 4 अंक बनाने का प्रयास करें। इसको 4 अंक बनाऊंगा तो आगे में क्या डालना पड़ेगा मेरे को 0। इसको 4 अंक बनाऊंगा तो इसके आगे में क्या डालना पड़ेगा 2 0। इसको 4 अंक बनाना है तो इसको आगे में क्या डालना पड़ेगा मेरे को 3 0, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकला, दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 4, दशमलव के बाद 4। मतलब दशमलव को मेरे को सोचने का ज़रूरत नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में 2000 है करके सोच लें, ये क्या है 200 है, ये क्या है 20 और ये क्या है सिर्फ 2। तो बड़ा कौन हुआ 2000 हुआ। इसका मूल रूप क्या था 0.2 था, ठीक है। उससे छोटा क्या है 200, इसका मूल रूप क्या था 0.02। या डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक का या कॉन्सेप्ट को ही ट्रिक बोलकर ये बोल सकता हूँ मैं कि पॉइंट के बाद जितना ज़्यादा, दशमलव के बाद जितने ज़्यादा अंक रहेंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जितना ज़्यादा अंक होगा वही क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। लेकिन बात फिर से समझें, अगर मैं यहाँ पे माइनस डाल देता हूँ, जैसे कि ये मैं माइनस डाल दिया ना, -2, तो ये क्या हो गया आपके पास -2, ठीक है। फिर भी ये क्या दिख रहा है आपको छोटा ही दिख रहा है। तो 2000 सबसे बड़ा, 200 उससे छोटा, उससे छोटा 20, उससे छोटा आपके पास -2, ठीक है। लेकिन और देखें, अगर मैं यहाँ पे माइनस डाल रहा हूँ तो ये बन गया आपके पास -20। अब समस्या है यहाँ पे, अगर आप बड़ा बोल रहे हैं किसको -20 को, तो आप गलत हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि माइनस और माइनस में हमेशा बड़ा कौन होता है, जो छोटा दिखता रहता है वो बड़ा होता है। अर्थात -0.002 में कौन इसमें और -0.0002 में बड़ा कौन है, जो एक्चुअल में आपको छोटा लग रहा था वो क्या है बड़ा है, ठीक है। तो माइनस माइनस का जब तुलना करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो एक्चुअल में छोटा टाइप का दिख रहा है वो क्या होता है बड़ा होता है। प्लस वाले में कोई समस्या नहीं है। अब अगर आपको बातें समझ में आ गया तो प्रश्नों के जवाब देते जाएं। देखें इस प्रश्न में क्या लिखा है। पहला प्रश्न, आपको दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अवरोही क्रम में है ये पूछ रहा है। या एग्ज़ाम में क्या कर सकता है, डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन दे सकता है, या फिर यहाँ पे जो भी संख्या लिखा गया है उसको एक बार लिख देगा, फिर बोलेगा इन संख्याओं का सही अवरोही क्रम या आरोही क्रम क्या होगा। अवरोही मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। अब ये भी समझना है, अवरोही को क्या बोला जाता है, घटते क्रम बोला जाता है हिंदी में, और इसका नाम
घटते क्रम बोलने का मतलब बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू की ओर जाना है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास यहाँ अगर ऑप्शन में देखूँ तो 15.1, 9.02, 6.376 जो भी यहाँ पे लिखा है वो सब चीज़ें सभी ऑप्शन में लिखे हैं। मतलब मेरे को सिर्फ कितने संख्याओं के बारे में बात करना है, 6 संख्याओं के बारे में बात करना है। आपको हमेशा क्या करना है, अभी अवरोही क्रम है इसलिए सबसे बड़ा वैल्यू चुनना पड़ेगा। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, 15.1, 9.02, 6.376, इन सब में आपका सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 15.1। अब इससे छोटा क्या ये 9.02 है, तो हाँ बिल्कुल, बाकी से बड़ा है 9.02 और 15.1 से छोटा है। 9.02 से छोटा कौन है, 6.376, और उससे छोटा कौन है, ये वाला है 2.88, उससे छोटा 2.56, उससे छोटा 0.96। तो आपके पास यहाँ पे इस प्रश्न में प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन बात तब फंसेगा जब आप इस सेकंड क्वेश्चन में आएंगे। यहाँ पे तो प्लस प्लस दिया था सभी वैल्यू, तो आपको कोई समस्या नहीं है, बड़े से छोटे चले गए। और ध्यान ये भी रखने का, आपको बड़े से छोटे एक ऑप्शन दे दिया, हो सकता है एक ऑप्शन आपको क्या दे, छोटा से बड़ा। जैसे कि ये देख सकते हैं 15.1 इधर से गए हैं, तो वैसी 15.1, 9.02, 6.376, 2.88, 2.56, 0.96 उल्टे क्रम में गया। तो ऑप्शन नंबर बी अगर सही करना चाहता मैं, तो प्रश्न में यदि अवरोही के जगह आरोही लिखा रहता तो आंसर इस प्रश्न का क्या होता, ऑप्शन नंबर बी होता। ठीक, इतनी बात। तो प्रश्न को अच्छे से देखने का, आरोही पूछा है कि अवरोही पूछा है। अब आरोही का मतलब भी समझ में आना चाहिए, अवरोही का मतलब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड, आरोही क्रम क्या होगा करके पूछा। आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम, अर्थात अब इस बार क्या करना है, बढ़ना है ना, मतलब कि छोटे वैल्यू से आगे भागना है। अब मेरे पास फिर वही चारों ऑप्शन में 4 ही चीज़ें दिया गया है। 0.007 माइनस में माइनस 0.007 माइनस 0.005 प्लस 0.003 फिर प्लस में 0.0004। अब ध्यान से सुने, ये दोनों प्लस हैं तो ये तो बड़ा होंगे ही, किससे, 7 और 5 वाले से। आपको क्या चुनना है, सबसे छोटा चुनना है। क्या बोला, सबसे छोटा चुनना है। तो -0.007 माइनस 0.005 में सबसे छोटा क्या होगा, जो एक्चुअल में बड़ा टाइप का दिख रहा है वो छोटा होगा। ठीक है, मतलब सबसे छोटा कौन हो गया, -0.007। इसके बारे में मैं बात ही नहीं करूँगा क्योंकि ये प्लस हैं, तो सिंपल सी बात है, प्लस वाले माइनस से बड़ा होते हैं। मेरे को बड़े वैल्यू से अभी कोई मतलब नहीं है, मेरे को स्टार्टिंग कहाँ से करना है, छोटे वैल्यू से। तो या तो ए ऑप्शन सही हो सकता है या तो सी ऑप्शन, क्योंकि वो 0.007 से स्टार्ट हो रहे हैं, -0.007 से। ठीक, इतनी बात। अब और देखें, ए सी में 7 वाला स्टार्टिंग में आया, ए और सी में 5 वाला भी मतलब उसके जस्ट बाद आ गया। तो अब 5 के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। 3 और 4 में देखें, 0.003 छोटा है, छोटा जाना है ना, छोटे से बड़ा जाना है। तो छोटा हो गया, उससे बड़ा हो गया, अब उससे बड़ा, तो छोटा वैल्यू आएगा। 3 और 4 में कौन सबसे छोटा है, देखो पॉइंट के बाद 003 आया, पॉइंट के बाद 004 आया। तो ऐसा नहीं है कि 4 बड़ा है, 4 क्या है, छोटा है। क्यों छोटा है, अब भी मैं बोला था, दशमलव के बाद जितना अधिक अंक वाला संख्या दिखेगा आपको, वही क्या होगा, छोटा वैल्यू। मतलब कि 0.004 छोटा है किससे, 0.003 से। तो प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी इसके लिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मैं इसी पे आपको बता रहा हूँ भिन्न जो दिए रहेंगे उनको आरोही या अवरोही क्रम में कैसे जमाना है। अब इन 3 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो कि भिन्नों के बढ़ते और घटते क्रम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है अपने को, अवरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन है, मतलब कि घटते क्रम में, अर्थात आपको सबसे बड़े वैल्यू से सबसे छोटे वैल्यू की तरफ जाना है। ठीक है, तो अपने को इसको हल करने के लिए भाग देने आना चाहिए। मैं भाग का नियम ही बोलूँगा डायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पे दिया 5/9, 5/9, 7/11, 8/15 और 11/17। देखो इसमें ट्रिक भी यूज़ होगा, लेकिन ट्रिक यूज़ होता है आपका समान गैपिंग के लिए। समान गैपिंग बोलने का मतलब 5 और 9 में 4 का गैपिंग है,
7 और 11 में 4 का गैपिंग है, 8 और 15 में 7 का गैपिंग हो गया, 11 और 17 में 6 का गैपिंग हो गया। अगर गैपिंग आपका 4-4 का चलते रहता तो वहाँ पे ट्रिक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसको पूरा का पूरा भाग देना जरूरी है। वो ट्रिक कैसे यूज़ होगा उसको भी बताऊँगा मैं। 5/9 को अगर मैं हल किया तो कितना आने वाला है, 9 शून्यम शून्य, दशमलव लगेगा तो ये 50 बनेगा, 9 पंचे 45, फिर 5 बच गया, फिर 9 पंचे 45 होगा वो, तो 0.55 हुआ। अब आगे अगर देखूँ मैं, अच्छा 2 अंक तक लिया मैं, चाहे तो आप 3 अंक ले सकते हैं। अगर और किसी ऑप्शन में 2 अंक 0.55 हो गया तो मैं 3 अंक तक सॉल्व कर लूँगा। फिलहाल 2 अंक से आपका काम चल सकता है और अधिकतर एग्जाम में आपको सिर्फ 2 अंक तक जाने की ज़रूरत पड़ता है। 7/11 का 11 शून्यम शून्य, दशमलव लगाया 70 बन गया, 11 छके 66, फिर 4 बच गया, 11 तिया 33, 40 बना तो 7 बच गया ना 70। तो अभी मैं 2 अंक में जा रहा हूँ तो 2 अंक बस लिख दिया। 15 से 15 शून्यम शून्य, 80 बन गया ये, तो 15 पंचे 75, 5 बचा, 15 तिया 45, फिर यहाँ पे 17 का पहाड़ा आना चाहिए अब मेरे को। 17 शून्यम शून्य, दशमलव 17 शून्यम शून्य हो गया, दशमलव लगाया 0 हो गया, यहाँ पे 110 हुआ, तो 17 छके होता है 110, सॉरी 17 छके होता है 102, 8 बच गया, 8 80 बना, 17 चौंक 68, 17 पंचे अगर गया तो 85 चले जाऊँगा मैं। ठीक है, अब देखो आपको भाग सही तरीके से लगाया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक सभी मैं किया हूँ, तो मेरे को दशमलव वगैरह तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। अब डायरेक्ट आप किस पे ध्यान दें, 55, 63, 53, 64 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, 64 वाला, मतलब कि इसका नंबर पहले लगना चाहिए 11/17 का। क्यों? क्योंकि अवरोही क्रम अर्थात सबसे बड़े से छोटा जाना है। सबसे बड़ा कौन होगा, 11/17। तो 11/17 कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन में 11/17। अवरोही क्रम बोला ना, बढ़ते से घटते क्रम में जाना है, मतलब कि बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू। अब देखो ऑप्शन के सहारे मेरे पास और कहीं पे 11/17 नहीं लिखा है स्टार्टिंग में, इसलिए अभी तो डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर 2 ऑप्शन में स्टार्टिंग 11/17 होता तो आगे और चेक करने का आपको ज़रूरत पड़ता। फिलहाल इसका इधर से अगर मैं देखूँ, सबसे सही क्रम क्या होना चाहिए, 11/17, उसके बाद 7/11 मिल रहा है बिल्कुल, उसके बाद 55 वाला 5/9 फिर मिला, उसके बाद 8/15। ठीक है, तो ये हो गया अवरोही क्रम। चौथे नंबर के प्रश्न का सॉल्यूशन देखें। चौथा प्रश्न क्या क्या लिखा है, बढ़ता क्रम पूछ रहा है इस बार, मतलब कि छोटे से बड़ा जाना है। तो 16/29, 7/12, 5/8 और 13/16, कौन छोटा है इनमें, सबसे पहले ये देखना है। 16/29, तो 29 शून्यम शून्य, दशमलव लगाया 160 बन गया, 29 पंचे हुआ 145, 15 बचा, 160 माइनस 145 15, 15 मतलब 150, फिर 29 पंचे 145। 2 अंक तक ही जाऊंगा मैं अभी, उतने में मेरे को क्लियर हो जाए। 12 से अगर 12 शून्यम शून्य, 70 बन गया, 12 पंचे 60, 10 बचा ना, 10 आगे हो गया 100, तो 12 अट्ठे 96, फिर 8 शून्यम शून्य, दशमलव 50 बन गया अब ये, तो 8 छके 48, 2 बचा, 20 बनेगा, तो 8 दूनी 16, इसको 13/16, 16 शून्यम शून्य, दशमलव लगाया 130 बन गया। अब 16 का ऐसा पहाड़ा जो कि आपके पास 130 से पहले वैल्यू देता है, तो आपके पास कितना होने वाला है, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। ठीक है, 2 बचा, 20 बनेगा, 16 एकम 16, तो 0.81 ये आया। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि कौन सा वैल्यू सबसे छोटा जा रहा है, कौन सा वैल्यू सबसे छोटा जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान दे। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है अपने को, 55, 58, 62, 81 में सबसे छोटा दिख रहा है 55। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 55 वाला अर्थात 16/29 से। तो 16/29 कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको। ठीक है, फिलहाल आंसर क्या हो गया इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अब एक ही ठोक को मैं चेक करके आगे बढ़ गया इसमें, लेकिन अगर आप पूरा चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 16/29 के बाद नंबर किसका लगेगा, 55 के बाद लगने वाला है 58 का। अच्छा, ये सीक्वेंस से ही है, 55 से बड़ा 58, 58 से बड़ा 62, 62 से बड़ा 81, मतलब कि 16/29, 7/12, 5/8, 13/16, ऑप्शन ए ही यहाँ पे
क्या हुआ, सही हुआ, क्योंकि मैं ऑप्शन ए ही को ही उठाकर क्या कर रहा था, यहाँ पे हल कर रहा था। वैसे ही आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। 5 में देखें, फिर ऑप्शन ए को ही उठा के चेक किया करें हमेशा। 3/4, 5/11, देखो गैपिंग सेम नहीं है ना, इसमें भी 3 और 4 के बीच में गैपिंग एक, 5 और 11 के बीच में गैपिंग अलग हो गया। 5/11, 9/14, जब गैपिंग सेम ना हो तो डायरेक्ट आप इस मेथड के अलावा और कुछ यूज़ ना करें। 3/4 हल करें, 4 शून्य 0 दशमलव 30 बन गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20 हो गया। फिर आगे 11 शून्य 0, 11 चौक 44, 50 बना तो 6 बच गया, 60 बना, 11 पंचे 55। आगे 9/14 का 14 शून्य 0 दशमलव लगाया, 90 बना, 14 छके 84, 6 बच गया, 60 बना। फिर आपके पास 14 चौक 56। अब छोटा बड़ा पूछ क्या रहा है, देखें बढ़ते क्रम, मतलब कि छोटे से बड़ा जाना है। तो कहाँ है, सबसे छोटा है 45 वाला, मतलब कि 5/11 से स्टार्ट होना चाहिए आंसर। अब 2 ऑप्शन है, देख रहे हैं 5/11। अब या तो बी सही होगा या तो सी, इतना तो कंफर्म हो गया। 0.45 से बड़ा आपके पास 0.64, मतलब कि 9/14 का यहाँ पे, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 9/14 का नंबर लगेगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे जहाँ पे गैपिंग आपके पास सेम ना हो। अब ध्यान से सुने, यदि गैपिंग सेम हो तब क्या हो। देखें, अब यदि आपको ऐसे भिन्न दे दिया जाए जिनमें गैपिंग क्या हो, समान हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हूँ मैं 5/8 कितना है गैपिंग 3 का, 11/14 गैपिंग कितना है 3 का, 13/16 गैपिंग कितना है 3 का। अब ऐसे में क्या हो रहा है देखना, 5/8 का वैल्यू आ रहा है 0.625, इसका 0.785, इसका 0.812। अब तीनों में बड़ा कौन है, देखो एक बार, 6, 25, 7, 85 और 812 में सबसे बड़ा कौन हुआ, 13/16 वाला। इसको नंबरिंग दे देता हूँ 1। इसमें 785 वाला बड़ा है, तो ये दूसरा, और ये तीसरे नंबर पे ये वाला। इधर अगर देखा मैं, इसको पलट दिया ना अगर मैं, फिर गैपिंग 3 का ही है, तो आंसर कितना मिल रहा है, 1.6, 1.27, 1.23। सबसे बड़ा कौन है इसमें, अच्छा इसमें 1.6 लिखा ना, तो सबसे बड़ा हो गया ये, ठीक है। इसमें 1.2, इसमें भी 1.2, लेकिन 2 के बाद क्या है 7 और 2 के बाद क्या है 3, तो बड़ा हुआ ये 2.7 वाला। इसलिए मैं बोला 2 अंकों तक जाए, जैसे कि मैं इसमें एक ही अंक तक चले गया, इसमें और क्या जाना चाहिए अपने को 2 अंकों तक, हमेशा ऐसी 2 अंकों तक ही हल करें। फिर 1.23 का नंबर लगेगा तीसरे में। अब ध्यान से सुने बात, क्या हुआ कि इसमें सबसे बड़ा नंबर किसका आ रहा है, 0.812 में का वैल्यू आ रहा है सबसे बड़ा। तो देखें क्या हुआ, जिसका अंश 5, 11, 13, इन तीनों में बड़ा कौन, 13 वाला। तो यदि गैपिंग समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ा वैल्यू देगा आपको जिसका अंश ही क्या हो, सबसे बड़ा। 5, 11, 13 में बड़ा कौन था, 13, इसलिए 13 का वैल्यू सबसे बड़ा आया है, ठीक है। इधर देखें मैं क्या बोला अभी, जिसका अंश सबसे बड़ा हो वही सबसे बड़ा वाला वैल्यू देगा। इधर जिसका अंश सबसे छोटा हो वो सबसे बड़ा वैल्यू देने वाला है। जैसे कि ये पहला देखना, सब अंश 8, 14 और 16 में सबसे छोटा अंश कौन सा हो गया, 8, ठीक है, इसलिए ये सबसे बड़ा वैल्यू देगा इस बार, ठीक। इतनी बात समझ में आया, मतलब कि अगर आपके पास गैपिंग समान हो तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा यहाँ पे, जिसका अंश आपके पास क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। इस कंडीशन में अब ये जो निष्कर्ष है ये आया क्यों, ये किसके लिए है, देख रहे हो हर का मान क्या चल रहा है, हर का मान, हर एक चीज़ में हर का मान क्या है, अंश से बड़ा है, जबकि इसमें अंश का मान, या ये बोल सकते हैं हर का मान अंश से छोटा है। तो यदि हर का मान अंश से बड़ा हो तो बड़ा वैल्यू वह होगा जिसका अंश बड़ा हो, और यदि हर का मान अंश से छोटा हो, सब में देखना हर का मान अंश से छोटा है, तो वह वैल्यू बड़ा होगा जिसका अंश सबसे छोटा हो, ठीक है। अब ये कन्फ्यूज़न करने वाला चीज़ है, ठीक है, इसलिए मैं बोला कि आपको डायरेक्ट क्या कर लेना चाहिए, भाग लगा लेना चाहिए। अब इसको याद रह गया ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट, तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको पूरा बेसिक से इसको हल करना चाहिए, बिल्कुल भाग लगाकर, और उतना टाइम जाने वाला भी नहीं है भाग लगाने में। अब कोई गारंटी भी नहीं है एग्ज़ाम में कि हमेशा वो गैपिंग वाला ही दे दे। ये ट्रिक कब फॉलो हुआ आपके पास,
ट्रिक एक्चुअल में क्या है, कॉन्सेप्ट से ही निकला। यही तो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मैं आपको बताया कि गैपिंग अगर समान हो तो इसको लागू कर सकते हैं आप। लेकिन एग्ज़ाम में अभी तक मैं जितना प्रश्न कराया उसमें गैपिंग सेम वाला प्रश्न नहीं मिला। ठीक है, तो अधिकतर प्रश्न आपको गैपिंग सेम वाला नहीं देता है, इसलिए आपको पूरा का पूरा भाग लगाने आना चाहिए, पढ़ा आना चाहिए। तो उम्मीद है क्लास समझ में आया होगा। आगे के क्लास में मैं वर्गमूल तथा घनमूल चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को सीक्वेंस से देखते जाएं, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।